नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज़ पर। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 80 और 90 के दशक में जो लोग भारत के पिछड़े इलाकों से वाकिफ रहे हैं, उन्हें ईसाई मिशनरियों की चंगाई सभाएं बखूबी याद होंगी। असाध्य रोगों से मुक्ति और मदद के नाम पर दलितों, शोषितों, जनजातियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। 2021 में जब भारत तरक्की की तेज रेस दौड़ रहा हो, ऐसे में उत्तर प्रदेश का कोई सीनियर नौकरशाह अगर मजहबी लबादा ओढ़कर धर्म का प्रचार करे, उस पर धार्मिक तकरीर करने का आरोप लगे, उस पर धर्मांतरण के भी आरोप लगे और उसकी संगत करने वाले लोग दूसरे मजहब को दीनहीन बताएं, उन्हें इससे क्या, आप इसे क्या कहेंगे? इसी पर आज मंथन, धर्मांतरण की पाठशाला। किसी ने कहा कि जो धर्मांतरण है, ये जो धर्म परिवर्तन की चीज़ें बड़ी अभाव में होती हैं, बहुत अशिक्षा के कारण ऐसा होती है कि जहाँ शिक्षा नहीं होती वहाँ इस तरह की चीज़ें होती। अमूमन समाजशास्त्री यही बात कहते हैं और हम लोग भी आम तौर पर यही मानते हैं। लेकिन तमाम विद्वानों का ये मत है कि अमेरिका में जो 9/11 की घटना हुई, उसके पीछे प्लानिंग बेहद पढ़े लिखे लोगों की थी। बेहद पढ़े लिखे लोगों ने इतने बड़े आतंकवादी हमले का उन्होंने एक ताना बाना बुना और उन्हें मजहबी बनाया गया था। उन्हें मजहबी बनाकर इस कदर मोड़ दिया गया था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, जहाज लेकर सीधे टावर में घुस गए और सब कुछ तहस नहस। ऐसी भयंकर और जबरदस्त घटना हमने दुनिया ने नहीं देखी है। ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी अफगानिस्तान में देखा किस तरीके से कट्टरवाद जो है वो किस तरह सर चढ़कर बोलता है। लगातार यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अफगानिस्तान का उदाहरण इन दिनों अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं। चुनावी सभाएं ही हम कहेंगे, क्योंकि अब वो जो उद्घाटन और लोकार्पण जो कर रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल चुनावी टच उन्होंने दे दिया है। अक्सर वो तालिबान का उदाहरण देते हैं कि भाई तालिबान ने जो हश्र अफगानियों का किया है ना, अगर आप टूटे फूटे और इधर उधर जातियों में बटे तो वही हश्र होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक सीनियर IAS कमिश्नर जो रह चुका हो, इस समय एक UPSRTC यानी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन जो सड़क परिवहन निगम है, उसका कर्ता धर्ता, उसका मुखिया, वो ऐसा करे। और ये कोई अभी का वीडियो नहीं है, ये महोदय इफ्तिखारुद्दीन साहब कानपुर के जब कमिश्नर थे तब का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो इस समय लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बिल्कुल है। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हलचल है, उथल पुथल सी मची हुई है। हालत तो ये है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट कुछ भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम ब्यूरोक्रेट से हमने संपर्क किया, या जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया, लेकिन सब हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया इस पर नहीं बोलना है। अरे भाई क्यों नहीं बोलना? आपके ही बीच का अगर जरा सा कोई सरकार आंखें तरेड़ती है तो सब एक होकर IAS और PCS एसोसिएशन है, तमाम IPS एसोसिएशन हैं, IAS एसोसिएशन हैं, जाकर तुरंत हल्ला काट देते हैं कि भाई ये तो पूरे काडर का अपमान है। अब इसमें क्यों नहीं बोलती बंद हो गई सबकी? इसमें क्यों आवाज़ नहीं निकल रही काडर की? क्यों नहीं अब तक उत्तर प्रदेश के जो IAS अफसर हैं उनका बयान क्यों नहीं आया, जो एसोसिएशन के कर्ता धर्ता हैं? और जो देश की IAS एसोसिएशन है उसका भी अब तक बयान आ जाना चाहिए कि भाई ऐसे लोग कौन से लोग हैं, ये कौन सी इनको शिक्षा दी जाती, कैसे इनको पढ़ाया लिखाया जाता है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी संकीर्ण सोच के नहीं होते हैं। ये जो मामला उठाया है वो मठ मंदिर समिति के कर्ता धर्ता है भूपेश अवस्थी, उत्तर प्रदेश के जाने माने श्रमिक नेता, भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक अभी हाल में बने हैं और मठ मंदिर समिति भी वो चलाते हैं। उनकी शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है। पहले ये पूरे 2 दिनों से मसला ये चल रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया। एक SIT बनाई गई है जिसमें सीनियर IPS अफसर
एडीजी रैंक के आईपीएस अफसर और तमाम जो अधिकारी हैं उनको इस एसआईटी में किया गया है। कानपुर के कमिश्नर भी असीम अरुण भी इस तरह की जांच करा रहे हैं। भूपेश अवस्थी ये वो सारा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा मटेरियल है, वो बातें आपको हम दिखाएंगे। ये इफ्तिखारुद्दीन साहब का थोड़ा इतिहास आपको बता दें कि ये कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश का एक जनपद कानपुर देहात है। वहाँ ये डीएम जब हुए तो वहाँ भी इनकी गतिविधियाँ कुछ इस तरीके की थी। उस दौर में भी आरोप लगते थे कि केवल ये मुसलमानों का काम करते हैं, लेकिन तब बात आई गई, किसी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इफ्तिखारुद्दीन साहब बेहद सख्त अधिकारी माने जाते रहे। अब सख्ती, ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि एक वर्ग विशेष के प्रति नरमी और एक वर्ग विशेष के प्रति सख्ती, ये भी बातें हैं। जब ये वीडियो सामने आया तो कानपुर में चूंकि 2 बार उनकी तैनाती रही, तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, वहाँ तरह तरह की चर्चाएं हैं। अभी कहीं अनकहीं हैं, इनका कोई प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है, वीडियो तो प्रमाणिक है। क्या किसी व्यक्ति को धार्मिक प्रचार करने का ये अधिकार है? अपने घर में एक संगत बुलाकर, एक मजलिस टाइप की बुलाकर, क्या ये करने का अधिकार है? मैं नहीं जानता, मैं कोई आईएएस अफसर नहीं हूँ, मुझे कोई जो आईएएस का जो कोड कंडक्ट होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन तमाम तरीके के, मैंने देखा कि हमारे मीडिया के साथियों ने तमाम तरीके की धाराएं उपधाराएं गिना दी कि भाई इसमें ये है, इसमें मिसकंडक्ट है, इसमें ये है। तो अभी तक मुझे लगता है कि मेरे साथी बताएंगे बेहतर, लेकिन अभी तक जब मैं ये मंथन लेकर आ रहा था तब तक उनके निलंबन की कोई खबर नहीं हमारे पास, वो निलंबित नहीं हुए अब तक, और जांच शुरू हो गई। भाई इतने बड़े अधिकारी की जांच कानपुर के कमिश्नर एक सीओ या एक एसपी स्तर के अधिकारी से करवा रहे थे, असीम अरुण साहब। अब एसआईटी बनी है, दोपहर बाद एसआईटी बनी है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। लेकिन ये अगर आप इसको गंभीरता से सोचें तो ये किस ओर जा रही, ब्यूरोक्रेसी किस ओर जा रही, समाज किस ओर जा रहा है? जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी वो खुद ही जा रहे हैं। शिकायतकर्ता भूपेश अवस्थी की शिकायत क्या है, जरा उसे सुनिए। अपने आवास पर कुछ हिंदू और सनातन धर्म के विपरीत अपनी बात कह रहा है, अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, और उसके साथ ही साथ वो इस्लाम के बारे में लोगों को धर्म परिवर्तन करने और धर्मांतरण की बात कर रहा है। उसको गहराई से देखने पर पता चला कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इफ्तिखारुद्दीन जो कानपुर में मंडलायुक्त थे और विभिन्न पदों पर, प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, उद्योग निदेशक भी थे वो, उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, उनका वीडियो है वो। और किसी आईएएस अधिकारी को इस तरह से राजकीय आचरण के विपरीत इस तरह का कार्य करना, ये राजकीय आचरण के विपरीत है, और ऐसे कार्य करने वाले अधिकारी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। मेरे संज्ञान में आते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री को उस संबंध में पत्र लिखा। भूपेश अवस्थी की शिकायत पर यह एसआईटी बनी है और इस पर जांच हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लिया है, ऐसी हमारे पास खबरें आई। अब अगर देखेंगे तो ये वो चिट्ठी है मुख्यमंत्री को जो भूपेश अवस्थी ने लिखी, और ये चंगाई सभा है। जिस चंगाई सभा की बात हम कर रहे थे, आपके इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये चंगाई सभा है। एक तरफ शिकायत करता है भूपेश अवस्थी, इस तरफ भूपेश अवस्थी आपको दिख रहे हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये चंगाई सभा है। तो ये घर के अंदर उनके बंगले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो 6 बंगलिया कानपुर की एक जगह है जो कमिश्नर आवास है, वहाँ का ये मसला बताया जा रहा है। अब उन्हीं के जो संगत में एक ऐसा व्यक्ति है, वो एक अजब गजब कहानी सुनाता है। जब वो इस्लाम की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना है। मैं बहुत इस्लाम के बारे में बहुत गहराई से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर मैं जानता हूँ कि इस्लाम भी अन्य धर्मों की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण की बात करता है। ऐसा मैंने सुन रखा है विद्वानों से। तो इफ्तिखारुद्दीन साहब के यहाँ जो व्यक्ति 4-6 लोग जो टोपी लगाए हुए बैठे हैं और वो खुद भी मजहबी लवादे में हैं, वो कह रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भाई, एक बाहर के किसी व्यक्ति का हवाला वो देता है कि भाई वो व्यक्ति हिंदू से इस्लाम उसने क्यों कबूल किया। वो एक ऐसी घटना का हवाला देते हैं कि उसकी बहन का निधन हो जाता है, वो चिता में जलती है, जलने से उसके कपड़े हट जाते हैं, वो निर्वस्त्र हो जाती है। उनको लगता है कि इस धर्म में तो मेरी बहन आज निर्वस्त्र दिख रही, कल मेरी बेटी मरेगी तो निर्वस्त्र। इस तरह की कहानी कपोल कल्पित है या सत्य है, भाई वो सुनाने वाले जाने, लेकिन मुझे कपोल कल्पित थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है इसमें। तो ऐसी इस तरह की कहानियाँ सुनाइए ना, उसके बाद इफ्तिखारुद्दीन साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, भाई ये मैंने नहीं किया। अरे भाई, आपकी अगुवाई में हुआ है, ये आपके बंगले में हुआ,
भाई ये जो उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर अपने आप को जिले सुबहानी से कम नहीं समझते। देश में सबसे अगर बेअंदाज अफसर हैं तो उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर जो महिला आईएएस अफसर थी जो रिटायर हो गई, उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों के व्यवहार आचरण पर एक किताब कि ये लॉर्ड विलियम बिटिंग जैसा व्यवहार करते हैं। तो उस आईएएस अफसर के घर के अंदर उसके ड्राइंग रूम में क्या ऐसे कोई घुस जाएगा उसके बिना बुलाए हुए? ये इतने सारे लोग जो वहां पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे? बाकायदे धार्मिक लबादे में टोपी लगाए हुए बिल्कुल तकरीरें चल रही वहां पे। सब कुछ ठीक है, आप करिए ना, आप इस्तीफा दीजिए, आप धर्म का प्रचार करिए। फिर अगर आप धर्मांतरण की जद में आएंगे तो फिर मौलाना कलीम की तरह आप भी जल जाएंगे। ये कोई बात नहीं हुई। मुझे बहुत मतलब मैं बिल्कुल हतप्रभ हूं कि इस तरह की चीजें, कई इसमें रिएक्शन भी आए। चक्रपाणी महाराज को सुनिए। अपने आवास पर इफ्तिखारुद्दीन अपने सरकारी आवास में जो आईएएस अधिकारी है कानपुर में, आप जरा देखिए कि किस तरह से मजहबी घूट पिलाने का काम कर रहा है वहाँ पे भोली भाली लोगों को। सरकारी आवास का इस्तेमाल इस्लाम स्वीकार करने की प्रेरणा दे रहा है, उसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको मजहबी बातें और मजहबी जहर जो है घोलने का काम कर रहा है। ये न सिर्फ सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी को न सिर्फ दुरुपयोग है, बल्कि साथ ही ये देश के साथ गद्दारी है। ये कहीं ना कहीं अपनी संवैधानिक जो पद है उसकी मर्यादा को तार तार करने वाली बात है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज को आपने सुना। चक्रपाणी महाराज इस तरह के कई आक्रमण किया करते हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें तो महाराज की बात कुछ मौजूद लग रही है। कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस मसले पर क्या कहा, वो भी जरा सुनिए आप। इनकी गतिविधियां प्रताड़ित करने वाली, और ये इस बात का दावा करते थे कि ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बहुत खास है और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार हम लोग सड़कों पर इनसे संघर्ष करते थे, लेकिन ये बिल्कुल सुनते नहीं थे। और इस प्रकार का वीडियो आना निश्चित रूप से जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक और समाज को शर्मसार करने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है। और इस प्रकार का कृत्य अगर एक सीनियर आईएएस करे तो उन आईएएसों के लिए जो बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का भी ये। अरे मैथानी जी, आपकी महिमा गजब है भाई। आप इतने दिनों से विधायक हैं, आप संघर्ष कर रहे थे। ये बात माना कि अखिलेश यादव की सरकार में आप संघर्षशील नेता हैं, संघर्ष कर रहे थे। इसमें कहीं कोई बनावटी बात आप नहीं कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे थे। आप संघर्ष के से उपजे नेता हैं और संघर्ष से ही विधायक बने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ही की सरकार, आप भाजपा के विधायक हैं, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई इल्म था पहले से, तो आपकी ही सरकार है पिछले 5 सालों से। और यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मुखिया के पद पर यह व्यक्ति बैठा हुआ है और आपने अब तक शिकायत नहीं की। क्यों बैठाया आपकी सरकार ने? जब जो व्यक्ति संदिग्ध था, ऐसे संदिग्ध लोगों की पोस्टिंग क्यों की आपकी सरकार ने, और आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? अब वो बात ठीक नहीं जो गांवों में कहावत है कि सांप निकल गया लाठी पटको, तो अब लाठी पटक रहे हैं आप। कलवे जब्बार साहब धार्मिक धर्मगुरु हैं, आप सुनिए उनको, गंभीर व्यक्ति हैं। धर्म के प्रचार में तब तक धार्मिक प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम हक है, वो कहीं भी रहेगा। वो सरकारी बंगले क्या वो किराए का मकान लेके जाएगा? अभी जब सरकारी बंगले में रह रहा है तब तक धार्मिक प्रोग्राम तो नहीं तो करेगा। तो आप ये तो सबको मना कर दीजिए कि पूजा भी ना करे। अब सरकारी बंगले में पूजा भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब हमारे योगी जी जब गांव की पूरी जितनी जो है वो खिदमत कर रहे हैं गांव की, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो गौ माता की खिदमत किया करते हो, तो ये भी तो धार्मिक है। इसको भी होना चाहिए। एसआईटी जांच बैठाल दी गई नहीं, गलत है बिल्कुल। एसआईटी जांच बिल्कुल होता है, हर चीज़ में एसआईटी जांच नहीं बनना चाहिए। कोई ठोस अगर कोई बात हो तभी बैठना चाहिए। गजब है। हम कह रहे थे गंभीर आदमी हैं, ये तो अभी उसी धारा में बह गए। कल में जवाब साहब जलवाद साहब कह रहे भाई योगी जी भी ऐसा करते हैं। अरे योगी जी आईएएस अफसर नहीं, जवाब साहब नेता हैं। योगी जी
एलानिया भगवा चोला पहन के उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। खुलेआम जो उनको कहना वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, हम ईद नहीं मनाते। साफ तौर पर वो चोला नहीं ओढ़े हैं किसी सेकुलरिज्म का। और उन्होंने शपथ नहीं ली संविधान की आईएएस अफसर के रूप में, उन्होंने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक बात है, एक बात ये हो सकती है कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सभी के हितों की रक्षा करने का एक तरीके से उसका कर्तव्य है, ये बात ठीक है। लेकिन योगी जी आईएएस अफसर नहीं है। आईएएस अफसर तो बाकायदे एक व्यवस्था, एक अनुशासन है। ये तो दलील ठीक नहीं भाई, ये दलील, ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। ऐसे तो फिर अद्भुत हो जाएगा, फिर तो कोई घंटा बजाता हुआ अपना आएगा और बिल्कुल एक चालीसा पढ़ता हुआ कोई, और सारे अफसर फिर चालीसा पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चोटी रखाकर घूमने ही लगे लोग। तो फिर हो गया, फिर तो दशा जो योगी जी करेंगे तालिबान वाली स्थिति होने वाली, उसमें फिर देर नहीं है। फिर चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, इस तरह की चीज़ों को अगर, अरे अभी अदालत ने फैजाबाद में एक पुलिस का दरोगा था, सिपाही था बल्कि, माफ़ कीजिएगा, दाढ़ी रखने पर उसने कहा कि भाई दाढ़ी रखना आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमने सवाल उठाया क्या चोटी रखना संवैधानिक अधिकार है? ठीक बात है, कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि भाई दाढ़ी संवैधानिक अधिकार आपका नहीं है, अगर अनुशासन इसमें आड़े आता तो आपको उठाना पड़ेगा। वो कहने भाई धार्मिक अगर आयोजन करना है तो बंगला कहाँ अलग से किराए पर लेगा? अरे भैया नमाज पढ़ो, हम भी अपने दफ्तर में जो हमारे साथी हैं, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे साथी जो हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा घुले मिले हैं कि कहीं कोई मतलब ही नहीं। तो हम भी अपने दफ्तर में, ये मौका रहता है हमारे साथियों को, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, अगर नमाज का वक्त है तो उनको इजाज़त है नमाज पढ़ने की, वो जाएँ, वो हमारे दफ्तर में एक स्थान नियत है, वहाँ बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं वो। तो हम, ये हिंदुस्तान के लोग, कौन किसको रोक रहा है? लेकिन अब दफ्तर में अगर हम तकरीर कर दें और हम अचानक यहाँ एक संत सम्मेलन करने लगे, ये तो भाई हो गया, फिर गजब स्थिति है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उसको निर्णय लेना है कि भाई इस तरह के अफसरों से उसको काम कराना है या नहीं कराना है, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब होगा।